क्या भारत 2014 के बाद बदल गया है? ये पहला सवाल है मेरा आपसे। कई तथ्य, कई आंकड़े और कई दलील कहती हैं कि तब भारत चीन से आगे था, लेकिन आज चीन की स्थिति हमारी तुलना में बहुत बेहतर है। तो ऐसा हुआ क्या कि चीन आगे चला गया और हम आगे नहीं जा पाए? और क्या उस कड़ी में 2014 का कोई योगदान है? तो अचानक हमारे देश के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति आ गई। उस फाइल पर हमने हस्ताक्षर किया कि भारत के सोने को गिरवी रखा जाए। तो उसी समय मैंने ये भी प्रण किया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भारत को इस तरह की परिस्थिति में दोबारा फंसने नहीं दूंगा। कि हमने एक साल चुना है 2047, 23 साल के बाद का हमने एक सपना देखा है कि हम भारत को विकसित राज्य, विकसित देश के तौर पे लेकर के जाएंगे। आपको लगता है कि हम उसी दिशा में हैं और यही होने वाला है? देखिए, लेकिन राजनीति अगर इसी पर आधारित हो जाए कि हम सपने दिखाएंगे तो फिर चिंता का विषय है। टॉपर रहे हैं क्या? गॉड गिवन होता है ना, ईश्वर की देन है। तो सीएम के साथ झगड़ा हो गया? सीएम के साथ झगड़ा हो गया, फिर हमारा ट्रांसफर हो गया, 3.5 साल जर्मनी में रहे, फिर लौटकर पटना आए। थोड़ा सा पूछूं मैं कि पटना में रहते हुए अंग्रेजी या किसी दूसरे देश जाने का जो थोड़ा सा भय जैसा मन में होता है, ऐसी स्थिति थी कि मतलब जर्मनी में क्या होगा, नहीं होगा? निराशा किस बात से थी? निराशा इस बात से हुई, फिर एक वही दुमका वाली घटना की पुनरावृत्ति हो गई और वो चाहते थे कि वो जो कहें मैं उसी रास्ते चलूं। ये मेरा बिल्कुल हमारे स्वभाव के विपरीत बात थी। आत्मसम्मान पे जब कभी भी बात आई है तो हमारा उनका झगड़ा हो गया, चलता रहा। क्या मन में भाव था? कौन सी बात सबसे ज्यादा जोर दे रही थी कि नहीं, छोड़ दूंगा नौकरी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हमको था कि हम मन में जो बात थी वो ये थी कि हम नौकरी छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर भी लड़ना है तो एक तरफ आपने नौकरी छोड़ दी, दूसरी तरफ आप चुनाव हार गए। तो एक फिर मुश्किल दौर से जीवन गुजरा 2-3 साल। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल और आपका वित्त मंत्री बनना, भारत का एक ऐसे कठिनतम जगह पे चले जाना, बतौर वित्त मंत्री वो जीत थी या कैसा महसूस होता था? नहीं, मैं जब आपके हाथ में कमान थी। हाँ, मैं कहूंगा कि डिफॉल्टर होने का मतलब भारत जैसे देश के लिए एक भयानक परिणाम था हमारी अर्थव्यवस्था। तो उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी वो ये थी कि किसी तरह डिफॉल्टर बनने से देश को रोक, एक किस्म का संदेश नहीं जाए बाहर कि हम लोग कंगाल हो गए। हाँ, कोई ऐसा दिन जब लगे कि गलती हो गई? नहीं। अटल जी से मुलाकात और उनसे संबंध का डेवलप होना। देखिए, हमारा जो बीजेपी में है, हम कैसे आए? अडवाणी जी चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं। अच्छा, ये अडवाणी जी के मन में था? हाँ, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं बुलाकर मुझसे कहा अच्छा कि तुम आ जाओ कांग्रेस पार्टी में। कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, मैं विपक्ष में ही रहना चाहता था। वैचारिक मतभेद? वैचारिक ही मतभेद समझ लीजिए। तो अडवाणी ने कहा कि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिवाली गिफ्ट है। आपका वित्त मंत्री कार्यकाल रहा अटल जी के समय, किस बात का संतोष है आज? एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था, तो वो कुर्सी से लगभग गिर गए जब मैंने उनको कहा। तो हम भूल जाते हैं उन बातों को कि देश ने क्या मुकाबला किया है, क्या झेला है। किसी के सामने झुके नहीं, किसी देश को जाकर हमने नहीं कहा कि भाई तुम आर्थिक प्रतिबंध उठा लो। उसमें एक वेब सीरीज आई कंधार, तो नए सिरे से उसके बारे में लोगों ने जाना, पढ़ा, ढूंढा। आप तब कैबिनेट में थे और आप प्रमुख लीडर्स में से एक थे। मुझे जितना रिकॉल होता है कि शायद उस घटना के बाद आपने वह पद भी संभाला। और आज बहुत से लोग ऐसे बहादुर और काबिल पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि भारत को झुकना नहीं चाहिए था, आतंकवादियों को नहीं भेजना चाहिए था, प्लेन से
कंधार छोड़ना नहीं चाहिए था। अभी जो है कि कश्मीर फाइल तो केरला फाइल, तो ये फाइल तो वो फाइल करके एक पॉलिटिकल चित्रण जो मूवीज में होता है, तो मूवीज कब से इतिहास का पार्ट बन गई, ये तो हमको बात ही नहीं समझ में आती है। इतिहास तो इतिहास ज्ञाता लिखेंगे ना। 2004 में हार मिली और उसके बाद फिर 2009 में रिपीटिशन हुआ, फिर से मनमोहन सिंह की सरकार बनी। आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर थे। कोई राजनैतिक चूक हुई आडवाणी जी से, या जो शीर्ष नेतृत्व था उस वक्त? देखिए, एक सबक जो हमने सीखा, क्योंकि हम 2004 का खुद का चुनाव यहाँ से हार गए थे हजारीबाग से, वो ये है कि आई थिंक जब वो शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तब पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना यानी कि पार्टी की नीतियों को तय करना, तो फिर उसको छोड़ देना, वह काल कुछ अलग सा था, वह सामान्य काल था, कुछ नया हो रहा था 2009 में। 2014 में तो लहर आई और लहर के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुमत वाली सरकार बनाई। लगा कि नहीं, अब नहीं करना चाहिए। को जो नेतृत्व 2014 में आ रहा था, उसके बारे में मेरे मन में उसी समय शंका थी कि इनके साथ हम नहीं चल पाएंगे। आत्मसम्मान अड़े आ रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता था क्या होगा भविष्य में, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमारे लिए चलना संभव नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा। और पूछते थे कि आप झारखंड के सीएम बनने जा रहे हैं क्या? हाँ, वही पूछते थे और मैं उनको यही जवाब देता था कि वो पूछना है कलेक्टर से कि दरोगा बनोगे क्या। लेकिन उस समय कुछ लोग चलाए हुए थे कि हम मरे जा रहे हैं झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी जब आपने छोड़ी, तब जो उस वक्त का शीर्ष नेतृत्व था, उनकी तरफ से कोई बात अब कि आप सम्मानित पद पे रहे हैं हमारे साथ और नहीं जाना चाहिए? नहीं। अब सर, यहाँ से आगे हम क्या देखें यशवंत सिन्हा में? आपने कहा कि आखिरी लड़ाई मैंने लड़ ली है, लेकिन आपकी बातों से आखिरी लड़ाई तो नहीं नजर आती। नहीं, मैं तो भूत हुआ, भूतकाल हूं। पटना में अगर एक बच्चा पैदा हो तो परिवार की क्या आकांक्षाएं होंगी उनसे जब वो बड़े हो रहे होंगे? तो चलिए मैं कुछ हिंट देता हूं। आदमी सोचेगा कि बड़ा होके अधिकारी बन जाता, बड़ा अधिकारी बन जाता तो बड़ा हमारी सारी सब जितनी हमारे मन में बातें हैं वो पूरी हो जाती। अच्छा, वो जो बच्चा पैदा हुआ वो अधिकारी बन जाते हैं, और अधिकारी बनने के बाद वो जो सबसे बड़े पद होते हैं ना, डीएम, गाना चलता है हमारे धर्म के, बबुआ डीएम हुई हैं, तो डीएम हो जाते हैं। वहां पे आकांक्षाएं हमारी पूरी होने लगती हैं। लेकिन डीएम होने के बाद वो थोड़े समय बाद जर्मनी चले जाते हैं और वहां पर भारत का जो दूतावास है उसमें काम करने लगते हैं। तब तो एकदम जिंदगी हमें सेट लगती है, नहीं? अगर आपको ऐसा मिल जाए कि आप चले जाए बॉन, जर्मनी के बॉन शहर में, तो सब सेट है। अब क्या, अब जिंदगी में मजे हैं, वहां रहना है, सब चीजें ठीक करनी है। लेकिन आपको फिर मौका लगता है आप चले जाएं फ्रैंकफर्ट, वहां पे आप कॉन्सल जनरल बने, और फिर वहां से आप लौट करके आए भारत और भारत में काम करना शुरू करें। लेकिन भारत में काम करने के दौरान आपको महसूस हो कि जिस तरह का काम मैं चाहता हूं वो काम नहीं मिल रहा है, और वो साल था 1975, इमरजेंसी के आसपास। तो लगता है कि नहीं, क्यों नहीं उसी जमीन पे चल के काम करें जिस जमीन की वजह से हम ये असहजता महसूस कर रहे हैं। तो वे जिन शख्सियत की हम बात कर रहे हैं 1984 में राजनीति की धरती पर उतरते हैं। 86 में वो उच्च सदन यानी राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, और 90 आते आते वो पीएम चंद्रशेखर की कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। भारत के वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय को देखने लगते हैं।
साल 1999 आते आते वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पहली पंक्ति के नेता बन जाते हैं और पहले विदेश मंत्रालय, बाद में वित्त मंत्रालय क्या जिम्मेदारी वो संभालते हैं। कालांतर में वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं, या भारतीय जनता पार्टी से समर्थन प्राप्त नहीं होता उनको। वो दूसरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के दूसरी तरफ से चुनाव लड़ते हैं। तो ये जिनकी चर्चा मैं ये सारी कर रहा हूं, वो हमारे साथ आज मुखातिब हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभात खबर के पॉडकास्ट पे यशवंत सिन्हा सर का। बहुत धन्यवाद। मैंने तो एक छोटा इंटरनेट से सर इकट्ठा किया था आपको। जब मैं बड़ा हो रहा था ना, मैं जब समझदार बन रहा था, पहली बार दुनिया से मुखातिब हुआ, तो मैं आपको टीवी पे देखता था, आपके बातें सुनता था। तो मेरे मन में तो बड़ी चाहत थी कि कभी मौका लगे तो मैं आपसे मिलूं। तो वो तो एक निजी बात हो गई। लेकिन जिस तरफ मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, वह ध्यानाकर्षण है कि क्या भारत 2014 के बाद बदल गया है? ये पहला सवाल है मेरा आपसे। देखिए, भारत 2014 में बदला, उसके पहले 2004 में बदला, उसके पहले 1989 में बदला। आपने जो मेरा परिचय दिया तो उसमें जाहिर है कि मेरा एक लंबा अनुभव रहा जी। और कभी सचमुच में उसी जो धारा थी उसमें एक हिस्सेदार बनकर जी, और कभी अगल बगल से उसको देखकर। अगर मैं कहूँ कि 1956-58 मतलब इतने दशकों से मैं भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहा हूँ, जिसमें राजनीति प्रमुख है, राजनीति में क्या उतार चढ़ाव हुए सब कुछ। तो इसलिए उस मामले में मेरा एक लंबा अनुभव है। 2014 में उसी कड़ी में एक बदलाव हुआ। उसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक बड़ा बदलाव 1977 में हुआ था, जी हाँ, जो कि बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसके पहले जेपी का आंदोलन हुआ था, बिहार से शुरू हुआ और फिर पूरे देश में गया, देश में आपातकाल लग गया। फिर उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में इतने आमूल-चूल परिवर्तन हो गए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंदिरा गांधी जैसी स्ट्रॉन्ग लीडर हार जाएंगी अपना चुनाव। जी, उनके जो सुपुत्र थे संजय गांधी, वो अपना चुनाव हार जाएंगे। उस समय टीवी का जमाना नहीं था। मैं दिल्ली में था उस समय। मुझे याद है कि हम लोग बहादुर शाह जफर रोड पर खड़े होके हजारों लोग, जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर का एक स्क्रीन लगा हुआ था, उसमें खड़े होके देख रहे थे कौन जीता कौन हारा। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। 2014 में भी परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। ठीक है। एक जो सरकार थी 10 साल से वो बाहर हुई और एक नई सरकार बनी जी, और वो सरकार अभी तक चल रही है। लेकिन परिवर्तन जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है। जी सर, जिंदगी चलती ही है परिवर्तन के आधार पर, और इसलिए परिवर्तन से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे भी परिवर्तन होगा। मैं जिस तरफ आपको ले चलना चाह रहा हूं सर, वो है कि साल 1948 माओ त्से तुंग चीन के सर्वेसर्वा बनते हैं। वे मिलते हैं सिंगापुर के ली क्योन यू से। एक पेंग और यंग की जोड़ी होती है। वे एक सपना देखते हैं अपने देश के लिए कि 100 साल बाद हम चीन को कहां देखना चाहते हैं। कई तथ्य, कई आंकड़े और कई दलील कहती हैं कि तब भारत चीन से आगे था, लेकिन आज चीन की स्थिति हमारी तुलना में बहुत बेहतर है। तो ऐसा हुआ क्या कि चीन आगे चला गया और हम आगे नहीं जा पाए? और क्या उस कड़ी में 2014 का कोई योगदान है? देखिए, हर देश अपने रास्ते चलता है, उसकी अपनी व्यवस्था होती है। और एक पुराना डिबेट ये है जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत वर्षों से चल रहा है। भारत और चीन के बीच में एक कंपैरिजन, आपने जिक्र किया, हमने जर्मनी में 3.5-4 साल भी बिताए थे। बॉन शहर में रहना। बॉन में भी थे, फ्रैंकफर्ट में भी थे जी। तो उस समय ये चरम पर था, भारत और चीन। और उस समय चीन आगे बढ़ रहा था, भारत भी आगे बढ़ रहा था, चीन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। ओके सर, ये साल आप 73-74? हम 73, 74, 75 इस समय की बात कर रहे हैं जी। और उस समय हम लोग बहुत फक्र के साथ विदेशों को ये बात कहते थे कि भारत में जो आर्थिक तरक्की हो रही है वो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो रही है, चीन में जो कुछ हो रहा है वो एक अधिनायकवादी व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। ओके। और उसमें यह है कि चीन की राजधानी से अगर सरकार की तरफ से एक हुक्म आएगा तो तत्काल उसका पालन होगा। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में कोई अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं चल सकती है। व्यवस्था बराबर प्रजातांत्रिक रहेगी, असेंबली में, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, राष्ट्रीय सहमति बनेगी और उस रास्ते, अगर प्रजातंत्र के रास्ते आप चलते हैं तो मेरा अनुभव जो है, व्यक्तिगत अनुभव वित्त मंत्री के नाते जी, वो ये है कि आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बनेगी आपको 1 कदम पीछे खींचना पड़ेगा, फिर आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपकी जो प्रगति है वो आवश्यक रूप से स्लो हो जाती है। ओके। क्योंकि आपकी व्यवस्था अलग है। तो इसीलिए भारत और चीन की तुलना जो आज भी लोग कर रहे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, मुझे खुद आश्चर्य होता है जी कि चीन ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, इतनी तरक्की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहली बार चीन गया था कौन सा साल था, 86 वगैरह होगा। अच्छा। उस समय तब आप राज्यसभा गए थे? नहीं, उस समय नहीं, मैं उस समय सरकारी नौकरी में ही था। अच्छा। 86 के बाद मैंने छोड़ा था। अच्छा। तो मैंने देखा कि उस समय चीन तरक्की के शुरुआती दौर में था। अच्छा। सब लोग माओ की तरह वो अपना जो डेनिम के कपड़े का ड्रेस पहना करते थे। पूरे चीन की राजधानी पेचिंग में लोग साइकिल पर चलते थे। बीजिंग, हाँ। जो और उसको लोग पेचिंग भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो और उसमें सब्जी की दुकान लगती थी, तो बड़ी बात मानी जाती थी कि किसानों को मौका मिल गया शहर में आके सब्जी बेचने का। तो धीरे धीरे करके लेकिन चीन हमसे बहुत आगे बढ़ गया। अब वो तरक्की उसी व्यवस्था में हो सकती थी जो चीन की अधिनायकवादी व्यवस्था थी। भारत की जो व्यवस्था थी प्रजातंत्र की, उसमें उस तरह की तरक्की नहीं हो सकती थी। जिस दौर का आपने जिक्र किया, आपके राजनीति के सबसे अहम साल है वहीं से शुरू होते हैं। 90 में आप भारत के जो मुख्य सत्ता जो चल रही थी उसके हिस्सा थे, चंद्रशेखर जी की सरकार थी। और आप बता रहे हैं कि उस दौर में अगर ग्रामीण शख्सियत चीन से निकल करके शहर में बेचने के लिए चली जाती थी तो मानते थे कि बड़ी चीज हो गई। 91 में हमारी इकोनॉमी खुलती है और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री होते हैं। बाद के दिनों में उन्हीं मनमोहन सिंह को देश की सत्ता संभालने का अवसर भी मिलता है। हालांकि आपने जिक्र किया सर के कई बार 2 कदम आगे जाएंगे तो पीछे जाने की स्थिति भी अपने अनुभव के आधार पर आपने बताया। पर उस वक्त में आप सबसे गहन अध्ययन और सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। कुछ महसूस हम कर पाते हैं, कुछ हमें पता चल पाता है कि एक्चुअली क्या फर्क वहां हुआ, क्या फर्क हमारे यहाँ? देखिए, उस समय की स्थिति अगर आप देखेंगे तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी। हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, क्योंकि 89 के अंत में और 90 के शुरू में प्रथम भाग में फर्स्ट 6 मंथ्स
हम देश के वित्त मंत्री थे जी। अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था। हाँ, तेल की कीमतें बहुत बेतहाशा बढ़ी हुई थी। बढ़ रही थी लगातार। हम्म, सप्लाई भी कहीं न कहीं प्रभावित था। तो अचानक हमारे देश के सामने एक बहुत कठिन परिस्थिति आ गई और उसी कठिन परिस्थिति का ये नतीजा हुआ कि हमको अपना एक सोना जो था स्टेट बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास का सोना नहीं है, स्टेट बैंक के पास जो ये स्मगलिंग वाला गोल्ड होता है वो जमा होता है स्टेट बैंक के पास। तो उसके एक मात्रा को हमको गिरवी रखना पड़ा था ताकि हमको कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिले और हम देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सके। तो ये गुर्बत की हालत थी उस समय। अब हम लोग $700 बिलियन की बात करते हैं, उस समय 7 बिलियन भी एक सपना था। तो उस दौर से भी गुजरा है देश। और मैंने जो एक पुस्तक लिखी है जी, कि उसमें मैंने कहा है कि मैंने उसी समय जब उस फाइल पर हमने हस्ताक्षर किया कि भारत के सोने को गिरवी रखा जाए, तो उसी समय मैंने ये भी प्रण किया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भारत को इस तरह की परिस्थिति में दोबारा फंसने नहीं दूंगा। तो 1991 की बात थी। 98 में फिर मुझे वित्त मंत्री बना दिया गया अटल जी के शासन सरकार में जी। तो वो मौका मेरे पास आ गया और तब से लगातार मेरा प्रयास यही रहा कि हम ये जो आर्थिक संकट है जिसमें विदेशी मुद्रा का संकट सबसे भयानक होता है, उससे हम देश को बचा के आगे निकालें। तो यही हमारा था। मनमोहन सिंह जी हमारे बाद ही जी देश के वित्त मंत्री बने थे। हाँ, एकदम आपके ठीक बात। ठीक उसके बाद और उन्होंने जो सुधार किए, ये रिकॉर्ड का विषय है जी। तो उस समय इन सुधारों की चर्चा सरकार में शुरू हो गई थी। अच्छा। और कोई भी सरकार आती तो होना वही था, सुधारों से वो बच नहीं सकती थी, आर्थिक सुधार करना ही पड़ता। तो आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ भारत में और वो चलता रहा। जब 1998 में हम देश के वित्त मंत्री बने तो हमने उसको और आगे बढ़ाया। हमारे पहले चिदम्बरम बने, उन्होंने भी आगे बढ़ाया, हमने भी आगे बढ़ाया और एक तरह से एक राष्ट्रीय सहमति बन गई इन सुधारों के बारे में, जो शुरू में नहीं थी। शुरू में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था, तब आप एक कदम उठाते थे। इसलिए मैंने कहा कि एक कदम आगे बढ़िए, 2 कदम पीछे जाना, 2 कदम आगे बढ़िए, 1 कदम पीछे। तो इस तरह आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ और आर्थिक सुधारों के चलते देश ने जो कुछ पाया वो आज देश के सामने है। अगर आज हमारे पास $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है तो आप समझ सकते हैं कि $1 बिलियन पर हम थे, वहां से कितनी दूर आगे आ गए जी। जो एक बीच में जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां एक बार फिर से जाऊंगा। एक नैरेटिव है, एक चर्चा है भारत के लोगों के पास, बार बार वो आती है कि हमने एक साल चुना है 2047। आज से करीबन हम 25 में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 23 साल के बाद का हमने एक सपना देखा है कि हम भारत को विकसित राज्य, विकसित देश के तौर पे लेकर के जाएंगे। आप लंबे समय तक आपका अर्थ और इसके आसपास का अनुभव है। आज की स्थिति को आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम उसी दिशा में हैं और यही होने वाला है? देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, सपने दिखाना उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन राजनीति अगर इसी पर आधारित हो जाए कि हम सपने दिखाएंगे तो फिर चिंता का विषय है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। अब आपने विकसित देश की बात की जी, 2047 जी। सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2047 में विकसित देश बनने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल प्रति वर्ष 8% प्लस जी से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा विकास दर होना चाहिए जी। आज हमारा विकास दर कितना है? 6 से जरा सा ज्यादा जी, 6.25। दोनों में लगभग 2% का फर्क है, जीडीपी का 2%।
तो क्या ये संभव है कि आज से लेकर 2047 तक भारत लगातार 8% प्लस के दर से आगे बढ़ता जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था? मुझे नहीं लगता है कि यह संभव है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी साल हम 6% पर रहे, तो अगले साल हमको 10% करना पड़ेगा, एड ऑन होता जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सपना देखना अच्छी बात है, गलत सपना दिखाना लोगों को ये गलत बात है। राइट। ये जो हम विकसित देश की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 2047 तक ये संभव होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए भारत की अर्थव्यवस्था को 8% प्रति वर्ष के दर से आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। वो नहीं दिखता है हमें। हाँ। इस चीज को जिक्र भी करूंगा कि आपको अगर कुछ डाउट हो कि मतलब लोग एसी वाले रूम में बैठते हैं, वहां से एनालिसिस करते हैं और वहां की बातें करते हैं, तो मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ ये झारखंड का हजारीबाग जिला है। मैं रांची से अभी चल करके आया हूँ, करीबन 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। और जब मैं यहाँ आया, मैंने इंटर किया जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये जो भारत का ग्रामीण अंचल है उसका एक अंश लिए हुए है। और सर यही रहते हैं, आपकी कर्मभूमि रही है ये, काफी समय सर का यहाँ गुजरता है। तो सर जब इस बात को कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी जब इस बात को कह रहे हैं, तो उन बातों में सच्चाई है। वो इस अंचल को, हम जब बाहर आ रहे थे ना, तो लोग सूटेड बूटेड, ये जो मैंने पहना है ये नहीं पहने हुए थे, लोगों ने गमछे लपेटे हुए थे यहाँ तक। यानी कि जो अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करने वाले सभी वर्ग हैं, सबसे परिचय है आपका। तो इसलिए मुझे लगता है कि सर की बातों को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि सच्चाई के आसपास है और सर का अपना उस पर वक्तव्य है। मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ था, 2047 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैं आपको 1937 में आपका जन्म हुआ है, जितना मैंने देखा है। आप जब होश संभाल रहे होंगे, जब आप देख रहे होंगे अपने आसपास, तो स्वतंत्रता की लड़ाई और लड़ाई के बाद का जश्न दिखाई दे रहा होगा। हाँ, मुझे स्वतंत्रता की लड़ाई के कुछ अनुभव अभी भी हैं, कुछ याददाश्तें हैं। अच्छा, अनुभव तो नहीं, याददाश्तें हैं। हाँ, छुटपन में हमें कुछ जहन में रह जाता है। हाँ, छोटी छोटी बातें। तो वो कुछ दृश्य याद है। 47 में मुझे याद है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो मैं स्कूल में पढ़ता, 7वीं कक्षा में था। अच्छा। तो उस समय ये याद है हमें कि स्कूल में मिठाई बांटी गई कि भारत स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद फिर पढ़ाई को आगे ले जाते हुए कहानियां घर में सुनाई जाती थी दादी नानी की, कि आज वहां पे गांधी जी गए, आज वहां पे किसी को मार दिया गया, आज अंग्रेजों ने ये। दादी नहीं, तो हम देखते थे ना, कहानी सुनने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। मैं आपको बताऊं, 1942 का वो दृश्य होगा कि हमारे घर से कुछ दूर एक सड़क जाती थी, उसके बाद एक चौराहा था। वो बहुत मशहूर चौराहा है पटना का, क्योंकि वो साहित्य सम्मेलन का भवन जो है, अच्छा, वो वहीं पर है आसपास। वहां हमको याद है कि वहां पर कुछ लोगों ने काट के एक पेड़ से रास्ता जाम करके रखा हुआ था। उधर से गोरे फौजों की एक ट्रक आया, उसमें से वो तुरंत उतरे। अच्छा। क्योंकि उनको वो जो अवरोध था उसको हटाना था, तो लोग उतरे, वहां से उसको हटाया। और आसपास के जो घर थे, हम लोग थोड़ा दूर पर था, आसपास के जो घर थे वहां घुस के लोगों को के साथ मारपीट की उन लोगों ने, क्योंकि उनको ये हुआ कि इन्हीं लोगों ने ये काम किया है। तो ये जैसे एक दृश्य हमारे जहन में है, ताजा रह गया कि इस तरह का उस समय हुआ था। 47 तो बहुत अच्छी तरह याद है हमको। मिठाइयाँ बटी। और सर अभी भी मिठाइयाँ बटती हैं 15 अगस्त के दिन? हाँ, बटती तो हैं। और उसके बाद फिर जैसा मैंने कहा कि 52 में मैं विश्वविद्यालय में आया। और थोड़ा सा सर बैकग्राउंड बताएंगे कि विश्वविद्यालय तक उस दौर में तब शिक्षा का पटना में इतना वर्चस्व था कि मतलब विश्वविद्यालय जाकर के आपने राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की है? देखिए, उस समय क्या था ना कि अब मेरे लिए, मैं जानता था ये मेरे ऊपर एक, आप कह लीजिए कि पारिवारिक दबाव था। अच्छा। कि मुझे IAS बनना है तब से? हाँ, तो और क्या। हमें लगा कि हमारे समय में आके नहीं पढ़ी है।
ये था कि आपको आईएएस बनना है, हाँ। उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने तैयारी की। मैं साइंस के स्ट्रीम में जा सकता था। अच्छा। पटना साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो सकता था, क्योंकि मैट्रिक मैंने अच्छे नंबर से पास किया था, तो साइंस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। लेकिन मैं जानबूझकर पटना कॉलेज में गया, आर्ट्स की पढ़ाई की, इतिहास और राजनीति शास्त्र लिया, जिसमें आईएएस में जो विषय होते हैं एग्जाम में, उनको चुनने में हमको आसानी रहे। और ईश्वर की दया हुई कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही पास हो गया। उसके पहले आपने अध्यापन भी किया, आपने पढ़ाया हाँ, भी? तो मैंने जब एमए की परीक्षा पास की थी, हाँ, तो उसके बाद पटना विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र के विभाग में वैकेंसी हो गई थी। अच्छा, तो आप आधिकारिक तौर पे टीचर रहे हैं। मुझे लगा कि आप स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाते थे। नहीं। अच्छा। हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चयनित अच्छा। शिक्षक थे पटना विश्वविद्यालय में। अच्छा। हाँ, पहले हमारा वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हुआ, ओह। फिर उसके बाद हम गए बिहार विश्वविद्यालय, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने। सर, आप टॉपर रहे हैं क्या? मतलब इतना तीक्ष्ण जो है आपका शिक्षा से इतना लगाव रहा है कि आप साइंस भी ले सकते थे, आपने आर्ट्स लिया तो आपको बतौर वाइस चांसलर भी, जो एक टॉपर नहीं होते हैं क्लास में, हाँ, बहुत पढ़ने वाले। हाँ, नहीं, तो पढ़ने वाले तो हम थे। हाँ। लेकिन हम टॉप नहीं कर पाए, दुर्भाग्य से सेकंड हो गए। अच्छा, सर। हाँ, तो चलिए, खैर वो होता है, किस्मत में जो होता है। जो टॉप किए वो कहीं होंगे। वो टॉप किए बेचारे हमारे साथ थे, वो पुलिस सर्विस में आ गए। अच्छा। असम काडर में चले गए। अब बेचारे इस दुनिया में नहीं है। तो वो 1 साल ड्रॉप करके हमारे साथ उन्होंने एमए की परीक्षा दी और टॉपर बने। तो आपने बतौर शिक्षक बच्चों को पढ़ाया, फिर अपनी तैयारी जारी रखी? तैयारी जारी मैंने करने में बहुत आसानी हो गई हमको। अच्छा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय था वो मेरे काम आ रहा था उस समय। जो किताबें हमको चाहिए थी वो पढ़ सकते थे। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई का दौर चलता रहा। तो उसी क्रम में मैंने फिर आईएएस की परीक्षा दी, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अच्छे पोजीशन के साथ हम फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में आ गए। तो एक रास्ता पकड़ लिया। फिर उस रास्ते से बहुत संतुष्टि नहीं मिली हमको। जैसे थोड़ा सा वो उसके तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन डीएम नहीं, बतौर डीएम हम डिप्टी कमिश्नर थे जब संथाल परगना एक जिला था। अच्छा, ये वाला। ये अभी 6 जिले हैं वहां पर। हाँ। ये 6 के 6 सब डिवीजन थे उस समय। और उस समय के पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला जो था वो संथाल परगना होता था। तो उसके हम डिप्टी कमिश्नर थे। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस समय के बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनसे हमारा ओपनली पब्लिक में झगड़ा हो गया, क्योंकि हमको लगा कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की जो हमारे सम्मान के खिलाफ थी। तो मैंने उसका जवाब दिया। तो हम चूंकि कमजोर पक्ष थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने राताराती पटना पहुंच के सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी तक वो बात वैसे ही जज्बा आपका पड़ा हुआ है। नहीं, जज्बा बाद में मैं बाकी विषयों का भी करूंगा। हाँ, तो जज्बा है उसमें, अभी भी कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि वो तो गॉड गिवन होता है ना, ईश्वर की देन है। तो सीएम के साथ झगड़ा हो गया? सीएम के साथ झगड़ा हो गया, फिर हमारा ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बताएंगे सर, बस बहुत मामूली की झगड़ा क्या? नहीं, झगड़ा कुछ नहीं था। झगड़ा ये था कि ये 1967 की बात है। अच्छा, 67 बिहार, यानी कि महामाया प्रसाद सीएम होंगे। महामाया बाबू सीएम थे। पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे बिहार के। समता पार्टी संभवतः। हाँ, समता पार्टी। हाँ, कुछ ऐसी पार्टी थी। तो महामाया बाबू और प्रदेश के जो इरिगेशन मिनिस्टर थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, चंद्रशेखर सिंह जी। ये दोनों हमारे यहाँ आए, चर्चा होती रही। कुछ एक जनता दरबार ऐसा लगा हुआ था। अच्छा। लोगों की शिकायतें भी थी, कुछ इस तरह का था। तो वहाँ पर जो बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि जिस तरह ये लोग बात हमसे कर रहे हैं उससे हमारा कम और डीसी के पद की गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। अच्छा। तो हमने कहा इस बात को उनको कि इस तरह यहाँ पर बात मुझसे नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। फिर बात आगे बढ़ी, और चूंकि वो लोग ज्यादा शक्तिशाली थे तो हमारा ट्रांसफर हो गया। 67, 37 करीब 30 साल।
हाँ, आपकी उम्र थी। तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद फिर हम दिल्ली चले गए वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री में। कॉमर्स मिनिस्ट्री। और कॉमर्स मिनिस्ट्री में जब चले गए तो धारा ही बदल गई जिंदगी की। फिर उसके बाद वहाँ से मेरा जर्मनी पोस्टिंग हो गया, 3.5 साल जर्मनी में रहे, फिर लौटकर पटना आए। थोड़ा सा पूछूं मैं कि पटना में रहते हुए अंग्रेजी या किसी दूसरे देश जाने का जो थोड़ा सा भय जैसा मन में होता है, ऐसी स्थिति थी कि मतलब जर्मनी में क्या होगा, नहीं होगा? चूंकि आपने ये विषय छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं जी कि मैं एक स्कूल है पटना में जो बहुत अच्छा स्कूल उस समय माना जाता था, आज भी शायद है, पटना कॉलेजिएट स्कूल। लेकिन उसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, जिस भाषा में पढ़ाई होती है, वो भाषा हिंदी थी। अच्छा। तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के गया। कॉलेज में जब गया तो मैंने देखा कि जो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं फटाफट, उनका एक अलग क्लब है, ग्रुप है, हाँ, जो हम उस क्लब में नहीं हैं। अच्छा, आप वो अंग्रेजी से दूर वाले क्लब के हैं? हम अंग्रेजी से दूर वाले क्लब में, क्योंकि हम अंग्रेजी बोल नहीं सकते थे। फिर हम लोग 3-4 मित्र थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को भी अंग्रेजी बोलना चाहिए। अच्छा। तो हुआ कि भाई कल से हम लोग एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात करेंगे। सर, ये होता तो कई बार है पर ये फलीभूत नहीं होता। हाँ, तो होता क्या था, उसके दूसरे दिन ये हुआ कि हमको जब दिखाई देता था दूर से कि वो हमारा मित्र आ रहा है, तो हम कन्नी कटा के किसी और तरफ कि अंग्रेजी बोलने की नौबत नहीं आए। और सब लोगों ने यही किया। 3-4 दिन के बाद हम लोग फिर मिले, तो हमने कहा कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, तो कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो अब व्यक्तिगत आधार पर कुछ कर सकते हैं तो करें। अच्छा। तो हमने सोचा कि उसका बेस्ट तरीका ये है कि हम जो अंग्रेजी डिबेट हो रहा है उसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। तो पहला अंग्रेजी डिबेट हुआ, तो हमने सब कुछ लिख के उसको रट लिया। याद होगा आई थिंक। हाँ, सब कुछ रटा हुआ था मेरा। और वहां गए तो धुआंधार हमने बोला। अच्छा। लेकिन वो धुआंधार इतना तेजी से बोला कि वो जजेस जो थे उनको पसंद नहीं आया। अच्छा। लेकिन मैंने परसिस्ट किया और धीरे धीरे अंग्रेजी सीखा। डिबेट में हमको ना केवल कॉलेज में बल्कि इंटर यूनिवर्सिटी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी हम फिर फर्स्ट आने लगे। तो फिर अंग्रेजी जब हम यूपीएससी के इंटरव्यू में गए आईएएस के लिए, तो अंग्रेजी मेरे लिए कोई अनजान विषय नहीं था। हम अंग्रेजी में बातचीत कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। जी जी जी। नहीं, वो तो मैंने ढेर सारी आपकी सर दलीलें और आपके बातें मैंने सुनी है। बहरहाल जर्मनी आप गए, जर्मनी में आपने दूतावास में एक पद संभाला, फिर वो क्या समाप्त हो गया उसका? हाँ, तो जर्मनी में फिर हम गए। उसके बाद एक पद होता है विदेश सेवा में जिसको बोलते हैं कॉन्सल जनरल। कॉन्सल जनरल। तो हम फ्रैंकफर्ट में उसके बाद, क्योंकि बॉन जो उस समय जर्मनी की राजधानी थी, वहाँ पर लोगों को मेरा काम पसंद आया, तो उन लोगों ने फिर हमको फ्रैंकफर्ट में कॉन्सल जनरल बनाकर पोस्टिंग हमारी कर दी। तो हम लगभग 1.5 साल वहाँ रहे। उसके बाद फिर हम लौट कर आए, तो बिहार लौट कर आए। तो वहीं मैं जर्मनी में थोड़ा सा रोकूंगा जी। राजनीति और इतिहास के छात्र होने के नाते और बिहार से वास्ता रखने के नाते जर्मनी एक ऐसा प्रयोगात्मक भूमि रही है, तो मन में कुछ था जर्मनी जाकर के देखने का, करने का? हिटलर का संबंध वहां से आता है और कई मतलब जर्मनी कई मायनों में राजनैतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी बहुत मजबूत है, और आपका बैकग्राउंड वैसा सा था कि आपने इतिहास पढ़ा, आपने राजनीति पढ़ा, तो जर्मनी में कुछ महसूस बहुत कौतूहल था। अच्छा। बहुत कौतूहल के साथ हम लोग सब जर्मनी गए, पूरा परिवार। अच्छा। और बहुत उत्कट अभिलाषा मन में थी कि उन सब स्थानों को देखा जाए जो जर्मनी के और यूरोप के और दुनिया के इतिहास के साथ जिनका सीधा संबंध था। उस समय जर्मनी डिवाइडेड था। अच्छा। ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट था। अच्छा। और वेस्ट जर्मनी हाँ प्रजातांत्रिक देश था। तो मैं बॉन जो था वो जर्मनी की उस समय राजधानी थी, तो मैं बॉन गया, बाद में फ्रैंकफर्ट गया। तो हम लोग जब उस समय बर्लिन डिवाइडेड था, एक शहर के नाते बर्लिन भी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन था। और उसमें एक था जो डिवाइडिंग लाइन थी, उसमें एक चेक पॉइंट चार्ली था, उसका नाम ये था चेक पॉइंट चार्ली। चेक पॉइंट चार्ली। हाँ, चेक पॉइंट चार्ली था, जिसमें कि
उधर की फौज भी रहती थी, इधर की फौज भी रहती थी, लेकिन चूंकि हम लोग के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था तो हम लोग इधर से उधर जा सकते आसानी से जा सकते थे। हम्म। जर्मनी बॉन से जब बर्लिन जाते समय रास्ते में हम लोग ईस्ट जर्मनी से पास करते थे, क्योंकि जो बर्लिन, वेस्ट बर्लिन था वो एक टापू था ईस्ट जर्मनी में, जो कम्युनिस्ट देश था। तो बहुत तरह के अनुभव आए और कुछ बहुत अच्छे अनुभव थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कि जर्मनी में हिटलर के समय ऑटोबान्स बने। ऑटोबान्स मतलब नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे जर्मन में उसको ऑटोबान्स बोलते हैं। अच्छा। ऑटो का मतलब गाड़ी और बान का मतलब सड़क। सड़क, हाँ। तो मैंने देखा कितनी अच्छी सड़कें थी जर्मनी में, और ट्रैफिक नियमों का बहुत कड़ाई के साथ पालन होता था। यूरोप में बाकी जगह भी यही था लगभग। उसी समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमको कभी मौका मिलेगा तो भारत में भी मैं ऐसी सड़कों को बनाने की कोशिश करूंगा। तो मौका मिला हमको। और आपको याद होगा कि अटल जी के शासन के शुरू के दिनों में ही एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम बना जी। और फिर हाईवेज का डेवलपमेंट हुआ। आज आप रांची से आए तो हजारीबाग आप 4 लेन से आए। 4 लेन से आए। कभी आप कल्पना कर सकते थे कि इस तरह की बढ़िया सड़क बन जाएगी? जबकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ। जब मैं आ रहा था तो घाटियां थी रास्ते। हाँ, 2-3 कठिन जगह है सड़क बनाने के लिए। और उसके बाद फिर आप यहाँ से जाएं, बरही जाएं, और बरही से अगर आप जीटी रोड पकड़ते हैं तो बिल्कुल आप जाएंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सड़क दिखाई देंगी। हाँ, तो ये एक बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम। सर, मैं आप अगर इजाजत दें तो मैं एक बात कहूँ आपसे कि क्या आप राजनीति के छात्र रहे हैं, इतिहास के छात्र रहे हैं, लेकिन आप छात्र नेता नहीं रहे हैं। नहीं। तो आपके मन में जो राजनीति की तरफ जो बीज प्रस्फुटित हुआ, जो पहली बात आई, वो क्या जर्मनी में आई? नहीं। हमारे मन में ये बात आई राजनीति की जब दुमका में मेरा झगड़ा हुआ मुख्यमंत्री के साथ। फिर से? नहीं, वही शुरू में 67 में हुआ। अच्छा, 67 वाला। तो पहली बार हमको मन में आया कि हम क्यों इतने कमजोर हैं कि वो अपनी बात रख सकते हैं मीडिया में, मैं नहीं रख सकता हूँ। ओके। हाँ। जनता के सामने जाके सच्चाई का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे जेपी के संपर्क में आया, जयप्रकाश नारायण के। अच्छा। और जेपी के संपर्क में मैं आया तो क्योंकि आप बिहार से थे इसलिए, या कोई और वजह? अगर आप दिल्ली नहीं, में मेरे मन में जेपी के लिए बहुत श्रद्धा थी। वजह ये था कि जेपी का जो व्यक्तित्व था, अब वो कहानियां हम सुनते थे अपने बड़े भाइयों से। अच्छा। कि जेपी ने ऐसे किया, जेपी ने वैसे किया, जेपी को इस तरह अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया, लाहौर जेल में उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाया, ये किया वो किया। तो मैं एक नजदीकी महसूस करता था और जेपी के लिए धीरे धीरे करके मन में बहुत श्रद्धा का भाव था। अच्छा। तो उनके आजादी के आंदोलन से लेकर के तो हमारी पीढ़ी जेपी को जानती है 77, 75, 76 लेकिन हम जानते हैं उनके आजादी के लड़ाई के समय से। ठीक है। तो मैं जैसा आपसे कह रहा था कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत धक्का लगा जब मेरा ट्रांसफर हो गया संथाल परगना से दिल्ली, और मैं दिल्ली चला गया। और बार बार यही मन में ख्याल आया कि हम क्यों इतने कमजोर हैं कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं जनता के सामने। तो उसके बाद घर कर गई मन में। हाँ, तो उसके बाद मैं जेपी के संपर्क में आया। जेपी दिल्ली आया तो उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, और फिर एक ऐसा अवसर भी आया कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ दूंगा और जेपी के जो बिहार का आंदोलन था उसमें शामिल हो जाऊंगा। इंदिरा गांधी जी का कोई रोल? नहीं, इंदिरा गांधी जी का रोल नहीं। आपसे किसी किस्म की कोई भेंट मुलाकात? नहीं, भेंट मुलाकात नहीं। मैं सरकारी अफसर था, इधर उधर मीटिंग में मुलाकात हो जाती थी, लेकिन कोई व्यक्तिगत हमारी मुलाकात उनसे व्यक्तिगत मुलाकात एक बार हमारी हुई थी जब हम बॉन में थे। बॉन के दौरान तो वो इंदिरा गांधी आई थी देश के प्रधानमंत्री के नाते, और उस समय हमारे जो एम्बेसडर वहाँ पर थे, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बने, उन्होंने हमारी पत्नी को हमको जिम्मेदारी दी थी कि इंदिरा गांधी जो बैंक्वेट दे रही हैं
भोज देनी है जर्मन नेताओं को, उसको बिल्कुल आप इंडियन स्टाइल में डेकोरेट कीजिए। अच्छा। तो हम लोगों ने उस काम को किया। वो बहुत प्रसन्न है, इंदिरा गांधी बहुत प्रसन्न हुई। और उस समय हमारे एम्बेसडर ने हम लोगों का परिचय कराया था इंदिरा गांधी से, लेकिन वो न वहाँ था न यहाँ था, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी है उसको कई फिल्में बनी हैं जिसमें इंदिरा गांधी की जो शख्सियत दिखाई गई है, तो इस तरह के जो नेता जो चीफ मिनिस्टर से टकरा जाएं, तो वो खुद भी ऐसे लीडर्स या ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे नजर रखती थी, ऐसा लोगों में एक वक्तव्य है। तो जब आप नौकरी छोड़ने की तरफ गए और आप चूंकि प्रमुख सेंटर में काम कर रहे थे, वाणिज्य मंत्रालय में काम कर रहे थे। नहीं, मैं शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में था। शिपिंग ट्रांसपोर्ट, हाँ। और कई बातों को लेकर मन में निराशा थी। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में मैं था तो एक समय था जब मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को भी देखता था, डीटीसी को। और कुछ दिनों के लिए चूंकि उनके जो ये थे प्रशासक, चेयरमैन डीटीसी, वो हट गए थे। अच्छा। तो हमारे मंत्री ने हम ही को चार्ज दिलवा दिया। तो मैं मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था और डीटीसी का चेयरमैन भी था। निराशा किस बात से थी? निराशा इस बात से हुई, फिर एक वही दुमका वाली घटना की पुनरावृत्ति हो गई। वहाँ एक कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी जी। कांग्रेस पार्टी के ही एक एक्टिविस्ट थे, मैं कहूँगा ट्रेड यूनियन के, जो बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप करते थे डीटीसी के मामले में। अच्छा। और वो चाहते थे कि वो जो कहें मैं उसी रास्ते चलूं। तो मेरा बिल्कुल हमारे स्वभाव के विपरीत बात थी। आत्मसम्मान पे जब कभी भी बात आई है तो हमारा उनका झगड़ा हो गया। अच्छा। बहुत जोर का। तो उस समय भी मैंने महसूस किया कि हम कमजोर पक्ष हैं, क्योंकि वो पब्लिक में जाकर अपनी बात कह सकते हैं, मीडिया में अपनी बात कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उस समय दोबारा फिर ये मेरे मन में आया कि मैं आईएएस की नौकरी छोड़ूंगा। हाँ, और इस कमजोरी से मुक्ति पाऊंगा। और एक तरह से फिर हुआ कि भाई जेपी को हमने कहा था कि हम उनको ज्वाइन करेंगे, जेपी तो नहीं रहे, लेकिन उनसे किया हुआ वादा हमको निभाना चाहिए। तो वो फिर मौका आया। तो 83 में परिवार से एक दबाव होता है सर, जब आप आईएएस जैसी नहीं, परिवार से ये दबाव नहीं होता है, कॉलीग्स का भी दबाव होता है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे, वो दिल्ली में मेरे घर पर आए। अच्छा। और कहने लगे भाई क्यों ये बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो आईएएस छोड़ने का और ये वो। लेकिन मैं डिगा नहीं, मैं चलता रहा। क्या मन में भाव था? कौन सी बात सबसे ज्यादा जोर दे रही थी कि नहीं, छोड़ दूंगा नौकरी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हमको था कि हम मन में जो बात थी वो ये थी कि हम नौकरी छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक ऑप्शन था कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लें। ठीक। और देश के एक दो उद्योगपति थे जिन्होंने हमको कुछ ऑफर भी किया। अच्छा। कि भाई प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ। तो उनसे मैंने यही कहा कि मैं दूसरी नौकरी करने के लिए इस नौकरी को नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस नौकरी से बेहतर कोई नौकरी देश में नहीं है। लेकिन मैं उस समय पब्लिक लाइफ में आना चाहता था। फिर कुछ ऐसा चक्कर चला, चंद्रशेखर जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे प्रेरित होकर फिर मैंने तय किया कि मैं राजनीति में आऊँगा। फिर 1984 का चुनाव आ गया, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई जी। और चूंकि जनता पार्टी जेपी ने बनाया था, तो मैंने तय किया कि मैं सरकारी पार्टी में नहीं जाकर जनता पार्टी में जाऊंगा। अच्छा। तो मैं जनता पार्टी में गया और 1984 में यहीं से हजारीबाग से मैं लोकसभा के चुनाव भी लड़ा। अच्छा। बहुत बुरी तरह हारा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि मुझे एक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया। अच्छा। बाकी नेताओं की तरह मैं इधर उधर भटका नहीं। किसने चुनाव लड़ा था आपके साथ तो उस दौर में? उस दौर में कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती थी, जैसे देश भर में। अच्छा। आपको याद होगा, हाँ, एक लहर 400 से ऊपर सीटें मिली थी राजीव गांधी। बार कोट करते हैं। हाँ, उस समय को तो इसलिए सब लोग हार गए थे उस समय। चंद्रशेखर खुद हार गए, बहुगुना हार गए। आपको एहसास नहीं था क्या कि इंदिरा जी की डेथ के बाद मैं चुनाव लड़ने उनके अपोजिशन पार्टी में जा रहा हूँ? लोग हाँ, नहीं, मैं जानता था कि जितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी लड़ना है तो लड़ना है। एक तरफ आपने नौकरी छोड़ दी, दूसरी तरफ आप चुनाव हार गए। तो एक फिर मुश्किल दौर से जीवन गुजरा 2-3 साल। फिर हम जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए जी।
और फिर धीरे धीरे करके राज्यसभा के मेंबर बन गए 1988 में। तो ये जो पीरियड था, ये भटकने का पीरियड जो आप कह सकते हैं एक तरह से, वो केवल 3.5 साल रहा मेरी जिंदगी। बच्चे कितने बड़े थे? बच्चों का जहां तक सवाल है, तो हमारी बेटी की शादी हो गई थी जब मैंने IAS की नौकरी छोड़ी उसी दौर। और तो एक ही बेटी थी, उसकी शादी हो गई। तो हमारे लड़के थे, वो दोनों लड़के IIT दिल्ली में चले गए थे। तो उनका भी रास्ता एक किस्म से हाँ थोड़ी तैयारी। हाँ। तो इसलिए हमने छोड़ दिया। छोड़ के भटके 3-3.5 साल, फिर राज्यसभा में आ गए, तो फिर एक रास्ता पकड़ लिया। जी जी। नहीं, पर आपका जो अभी तक का जो हमने सुना, चाहे वो शिक्षक बनने के बाद अधिकारी बनने का, बड़े अधिकारी बनने का, फिर बाकी, इन सब में एक चीज बार बार निकल के आ रही है, आप कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप में एक आकर्षण है। आप जब जाते हैं किसी क्षेत्र में काम करने, तो सबसे जो प्रमुख वहां की चीज होती है वो आपकी तरफ आती है। तो जब नेता तो बहुत सारे लोग बन रहे हैं सर, लेकिन आना, चुनाव लड़ना, चुनाव हारने के बाद फिर राज्यसभा चले जाना, फिर एक ऐसी जगह में चले आना, तो एक किस्म का कुछ तो था आपके अंदर जो लोगों को दिखता था। वो नहीं, हजारीबाग जैसे हमने छोड़ा नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब 1984 में मैं चुनाव लड़ रहा था जी, तो किसी गांव में मैं जाता था वोट मांगने के लिए। हाँ, तो लोग हमसे पूछते थे कि आप किस गांव के हैं। अच्छा। तो मैं नहीं बता सकता था मैं किस गांव का हूँ। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, मैं हजारीबाग में आके बसूंगा, यहीं रहूंगा। और आज हम लोग जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो इसी का एक हिस्सा बना। तो अब कोई नहीं हमसे पूछता है कि आप किस गांव के हैं। किस गांव के हैं? नहीं, हमने रास्ते में पूछा तो लोगों ने बताया कि आपका घर किस तरफ पड़ेगा। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल और आपका वित्त मंत्री बनना, भारत का एक ऐसे कठिनतम जगह पे चले जाना, बतौर वित्त मंत्री वो जीत थी या कैसा महसूस होता था? नहीं, मैं जब आपके हाथ में कमान थी। हाँ, मैं कहूंगा कि इतनी कठिन परिस्थिति थी उस समय कि अच्छा, फिर हमने और हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने विदेशों से कर्जा लिया हुआ था। एक शॉर्ट टर्म डेट होता है, अल्पकालीन ऋण। तो दूसरे देश जो आपको कर्जा देते हैं उनसे तो बातचीत की जा सकती है कि भाई अभी हमको कर्जा अभी तुरंत नहीं दे सकते हैं, चलो आने वाले दिनों में दे देंगे। लेकिन जो कॉरपोरेट डेट था उसको आप नहीं चुकाते विदेशियों को, तो आप डिफॉल्टर हो जाते। डिफॉल्टर होने का मतलब भारत जैसे देश के लिए एक भयानक परिणाम लाता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी वो ये थी कि किसी तरह डिफॉल्टर बनने से देश को रोको। तो एक किस्म का संदेश नहीं जाए बाहर कि हम लोग कंगाल हो गए। हाँ, भारत जो है वो बैंकरप्ट हो गया। ये नहीं जाना चाहिए। तो फिर रिजर्व बैंक के साथ मिलके हम लोग वित्त मंत्रालय में लगातार लगे रहे इसमें कि भाई जो देनदारी है वो या तो आगे बढ़ा दिया जाए या उसको दे दिया जाए। वो एक बहुत ही कठिन दौर था जिससे देश गुजरा और हम गुजरे। लेकिन अगर हम आज के दिन हमको किसी बात का संतोष है तो वो ये है कि हमने देश को डिफॉल्टर बनने से रोका। देश को डिफॉल्टर हमने नहीं बनने दिया। हम बास्केट केस नहीं बने और धीरे करके फिर अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। निजी जिंदगी भी आपकी कठिन दौर से उस वक्त में गुजरी? हाँ, बहुत कठिन दौर से गुजरी। यहीं हजारीबाग में एक किराए का मकान लिया हम लोगों ने। किराए का मकान लेना पड़ा? हाँ, किराए का मकान लिया। यहाँ ये रहने के लिए, ये यहाँ आने के पहले एक किराए का मकान लिया। उस किराए के मकान में कोई रनिंग वाटर नहीं था। जो सड़क पर टैप था 50 कदम दूर, वहां से पानी भर भर के लाना पड़ता था। अच्छा। घर में जो सफाई वफाई करना होता था वो हमारी पत्नी को करना पड़ता था, क्योंकि कोई हेल्प नहीं था, सब कोई नहीं था। और बहुत प्रिमिटिव जिंदगी जिसको कहते हैं, आप समझ सकते हैं ना, घर में जो वाटर सप्लाई ही नहीं है, नल नहीं, तो कितनी प्रिमिटिव जिंदगी हो सकती है। हम सब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं सर। हमने बहुत बाल्टियों में पानी भरे, जो चापाकल गढ़ता है हमारे क्षेत्र में। तो ये देखिए, वो हमने कहीं कहा भी उसके बारे में
कि बचपन में हम लोगों के घर में भी रनिंग वाटर नहीं था, बाहर के नल से पानी लाते थे। लेकिन अच्छे दिन देखने के बाद, हाँ, जर्मनी जैसे देश में रहने के बाद फिर वापस लौटो एक ऐसी परिस्थिति में जिसमें घर में नल नहीं है और आपको सड़क से के नल से पानी लाना पड़ता है। कोई ऐसा दिन जब लगे कि गलती हो गई? नहीं, नहीं, ये हमारे मन में कभी नहीं आया कि गलती हो गई और दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा मैं यही करूंगा। क्या बात है। अटल जी से मुलाकात और उनसे संबंध का डेवलप होना। देखिए, हमारा जो बीजेपी में हम कैसे आए, बीजेपी में मैं जानता था अटल जी को भी, अडवाणी जी को भी, क्योंकि पार्लियामेंट में मुलाकात होती थी। जी जी। लेकिन अडवाणी जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। और अडवाणी जी बहुत सहज भाव से हमसे मिलते थे जब मैं उनके दल में नहीं भी था तब। अडवाणी जी चाहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं। अच्छा, ये अडवाणी जी के मन में था? हाँ। और उन्होंने संदेश भी भेजा, बातचीत भी हुई। अच्छा। लेकिन मैं कुछ समय ले रहा था तय करने में कि मैं जाऊंगा भारतीय, क्योंकि हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के भी दरवाजे खोले हुए थे। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं बुलाकर मुझसे कहा अच्छा कि तुम आ जाओ कांग्रेस पार्टी में। सत्ता में वो पार्टी थी, बहुत आसान था वहां पर चले जाना और फिर मंत्री वगैरह बन जाना। लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैं कोई कारण देखते हैं सर, क्योंकि वो तो तब बड़े प्रभावशाली थे? नहीं, बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। मैं विपक्ष में ही रहना चाहता था। वैचारिक मतभेद? वैचारिक ही मतभेद समझ लीजिए। हालांकि आज वो कायम नहीं है। आज की परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि अच्छा, कांग्रेस पार्टी छूती नहीं है जी। तो अच्छा, हमको और फिर आपने जैसे कहा कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका थी जी। सभी विपक्षी दलों की थी, लेकिन प्रमुख भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी। तो परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, तो मेरे लिए ऑल्टरनेटिव था, विकल्प था भारतीय जनता पार्टी में आना। अच्छा। अडवाणी जी स्वागत करने को तैयार थे। 91, 92, जब 93 का अंत था। रथ यात्रा पूरी हो चुकी थी। हाँ, रथ यात्रा पूरी हो चुकी थी। बाबरी मस्जिद ढाया जा चुका था। तो उस समय हम नवंबर 93 में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अडवाणी जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाजपा मुख्यालय में दिल्ली में। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कहा कि दिवाली का पर्व तुरंत समाप्त हुआ था, एक दिन पहले या 2 दिन पहले। तो अडवाणी ने कहा कि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिवाली गिफ्ट है। ये उनका वाक्य था। फिर हम भारतीय जनता पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया जी। और हम बहुत आगे बढ़े भारतीय जनता पार्टी में। मैं सर उस कार्यकाल में ले आता हूँ 98-99 के बाद। बतौर वित्त मंत्री कई ऐसे कार्यक्रम उस वक्त में शुरू हुए जो अभी भी चलते हैं, या फिर जिनकी वजह से भारत देश को बहुत सारी चीजें हासिल हुई। आप जब रिकॉल करते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे जो पहले कार्यकाल का संतोष है कि मैंने भारत को डिफॉल्टर नहीं होने दिया, जो आपका वित्त मंत्री कार्यकाल रहा अटल जी के समय, किस बात का संतोष है आज? एक बहुत बड़े पत्रकार ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था दिल्ली में एक बार कि आप वित्त मंत्री रहे तो आप क्या कहेंगे कि आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा संतोष है? तो वो कुर्सी से लगभग गिर गए जब मैंने उनको कहा कि मेरे मन में सबसे ज्यादा संतोष इस बात का है कि मैंने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। क्योंकि वो सोच रहे थे कि कुछ और बोलेंगे। तो उनको आश्चर्य हुआ। मैं इतना कहूंगा आज के दिन कि देश की अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र नहीं था जहां हमने सुधार नहीं किया। जिस चीज का आपने जिक्र किया, लाखों, चूंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं जहां हमारी रीच ज्यादा है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिसने नया जीवन एक तरीके से भारतीय लोगों को लिए वो लेकर के आया है। कितनी ही जिंदगी की चीजें हैं जो उस खास चीज से
पूरी हो जाती हैं और उन्होंने न केवल अपनी खेती किसानी में किसान क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से अपना लेवल अप किया है, बल्कि पूरी जिंदगी बदली है लोगों की। तो दैट्स क्वाइट सर जो आपने किया है। फिर आपको मैं बताऊं कि जी। ये जो राष्ट्रीय राजमार्गों का काम, नेशनल हाईवे प्रोग्राम, जो आप इतनी बढ़िया सड़कें देख रहे हैं जी, तो शुरुआत तो उस समय हुई। मैंने किया उस शुरुआत को, मैंने बताया कि जर्मनी का अनुभव काम आया। फिर उसके बाद ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे टाइम में ये शुरू हुई। ओके। और उसकी भी उत्पत्ति एक तरह से हजारीबाग में है, क्योंकि यहाँ में मैं जब चुनाव लड़ता था मैं देखता था ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत खराब थी। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, ग्रामीण सड़कों पर भी एक अंश खर्च किया जाए अपने संसाधनों का और गांव में सड़कें बनाई जाए। तो उसके लिए बहुत तैयारी के साथ फिर हम लोगों ने कि पैसा बर्बाद नहीं हो, क्योंकि उसका भी हमको अनुभव था राज्य में काम करने का और केंद्र में काम करने का, कि केंद्र से जो पैसा आता है तो राज्यों में बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाओ कि ये बर्बाद नहीं हो। तो वही व्यवस्था बनाकर हम लोगों ने ग्रामीण सड़क योजना शुरू की और आज गांव में इस तरह की सड़कें हैं। उसी जमीन पर, उसी नींव पर इमारतें बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ जी। और सड़कों से पूरा क्षेत्र खुलता है। देश की उन्नति में वहाँ की सड़कों का बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे एक आपने रघुराम राजन का जिक्र किया। जी। वो हमारे बड़े लड़के जयंत सिन्हा के बहुत सहपाठी भी थे, निकट के मित्र भी थे जी। तो एक दफा उनसे हमारी चर्चा हो रही थी कि क्या किया जाए। तो उन्होंने हमको 2 सुझाव दिए थे। एक सुझाव दिया था कि सड़कों को बनाने का बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए, क्योंकि उससे जो अर्थव्यवस्था में जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो उससे बहुत सारे उद्योगों को सहारा मिलता है। और रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर और जयंत सिन्हा सर के बड़े बेटे। तो दूसरा जो था वो ये था कि हाउसिंग क्षेत्र को आप बढ़ावा दीजिए। अच्छा, घर बनाने की तरफ लोग घर बनाए। और अब ये बात देश में बहुत कम लोग जानते हैं और मैं आपसे आज याद दिलाना चाहूंगा कि हाउसिंग क्षेत्र में हम लोगों ने इतने कंसेशंस दिए उस समय। 15 लाख रुपया तो इनकम टैक्स में छूट थी कि आप ऋण लेकर अगर घर बनाते हैं या अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपका जो आपकी देनदारी जो है उनमें 15 लाख रुपए तक में इनकम आपको छूट मिलेगी। अच्छा। तो इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर एक हाउसिंग रेवोल्यूशन हुआ इस मुल्क में, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी आंखों के सामने है तो, पर हम अवेयर नहीं। आप देखिए रांची में कितने सारे ये अपार्टमेंट ब्लॉक्स बन गए हैं, हर जगह बड़े बड़े शहरों में जी, छोटे शहरों में भी ये सब चल रहा है। तो हाउसिंग के क्षेत्र में, जैसे हाईवे के क्षेत्र में, हाउसिंग के क्षेत्र में अगर आप बढ़त बनाएंगे तो उसका भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो उसमें हमने बहुत जोर दिया था कि घर बने, कमर्शियल, रिहायशी सब, और जो अर्बन डेवलपमेंट के, लैंड डेवलपमेंट के कानून थे उसमें परिवर्तन हो, ये हो। तो बहुत ज़्यादा उसको करना पड़ा। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जब हम लोगों ने नेशनल हाईवे का कार्यक्रम शुरू किया जी, तो देश में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं ना, हाईवे बनाने के काम में जो आती हैं, वो नहीं थी, नहीं बनती थी। हाईवे बनता ही नहीं था, तो फिर उस मशीनरी का भी कोई इस्तेमाल नहीं था। धीरे धीरे करके वो उद्योग भी यहाँ पनपा। अच्छा। और अब सब कुछ देश में बनने लगा। बाहर से हमको इक्विपमेंट मंगाने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ती। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और इसीलिए जो बात होती है ना आज के दिन, जो हम लोग कर रहे थे 2047 भारत विकसित देश, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जब वित्त मंत्री बने 1998 में, तो क्राइसिस का जमाना था। क्यों? क्योंकि पूर्वी एशिया के देश में भयंकर आर्थिक क्राइसिस थी। मंदी नहीं था, क्राइसिस थी। अच्छा, हालात एकदम बदतर थे। हाँ, बद से बदतर थे। और तो वो हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने परमाणु परीक्षण कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारे देशों ने, जिसमें अमेरिका भी है, उन लोगों ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। हम तो अब इतने वो बात पुरानी हो गई तो हम भूल जाते हैं उन बातों को कि देश ने क्या मुकाबला किया है, क्या झेला है।
आर्थिक प्रतिबंध लगाए। परमाणु परीक्षणों की हम बात कर रहे हैं, और जिस दिन हम बात कर रहे हैं ये 2025 का जुलाई है, 7 जुलाई का दिन है। तो अभी हाल ही में ना आपने बड़ा विदेश, 2 देशों में, इजराइल और ईरान में एक तरीके का बड़ी मतलब आपने देखा कि युद्ध जैसे हालात हैं, और उसके पीछे का जो प्रमुख कारण था वो परमाणु परीक्षण। बस सिर्फ वहां ले जाकर के वापस ला रहा हूँ कि परमाणु परीक्षण करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये आज तो आप देख रहे हैं, लेकिन सर के समय जब आप 98-99 से कार्यकाल शुरू होता है और आगे बढ़ता है 2004 तक आता है, उस दौर में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो उसकी स्थिति को आप बयां कर रहे हैं। तब अमेरिका जैसे देशों ने हमें आर्थिक प्रतिबंध लगाया, हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, बहुत उससे घाटा हुआ देश को, और न केवल माने पैसा, विदेशों से पैसा आने में, बल्कि ये सब करने में। लेकिन हम लोग किसी के सामने झुके नहीं, किसी देश को जाकर हमने नहीं कहा कि भाई तुम आर्थिक प्रतिबंध उठा लो। और उस समय क्लिंटन साहब थे भारत, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, वो खुद चल के आए भारत, और उसके बाद उन्होंने सारे आर्थिक प्रतिबंध उठा लिए, अमेरिका ने उठा लिए, बाकी देशों ने भी उठा लिए। अच्छा, होता क्या था उस समय कि छोटे छोटे देश यूरोप के हैं, इतने छोटे छोटे देश, वो भारत को कर्जा देते थे। तो जब प्रतिबंध उठ गए तो हम लोगों ने तय किया, मैंने तय किया कि इन छोटे छोटे देशों से हम कर्जा नहीं लेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या जो बड़े देश हमको कर्जा देते हैं, वो हम चालू रखेंगे। लेकिन हम ये छोटे कर्जे हमने बंद कर दिए। पीछे का कारण तो वो यही कि हमको जरूरत नहीं है, हम खुद अपने पांव पर खड़े हो सकते। और बहुत सारे वो छोटे देश हमसे नाराज हुए। अच्छा, कि साहब हम लोग करते थे, ये मदद का इस क्षेत्र में करते थे, अब आप, हम उनको ये समझाते थे कि भाई अब हम आगे बढ़ गए उस दौर से, आप कोई और देश ढूंढ लीजिए जिसको आप अपना कर्जा दीजिएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो भूल गए लोग। अब जैसे सबसे बड़ा मैंने बताया आपको कि आर्थिक प्रतिबंध हमने झेला है, वो एक चैप्टर है जो लोग भुला गए। ये बड़ी कठिनतम दौर से गुजरना होता है। हम सब इस तरह के हालातों को सोच कर भी कई बार घबराते हैं कि ऐसी स्थिति आए तो क्या होगा। कई घटनाएं उस दौर की आप जिक्र कर रहे हैं सर। एक घटना की तरफ आपको ले चलूंगा, क्योंकि अभी का जो देश है वह भी उसके बारे में कई बार बात करता है। वेब सीरीज एक चल पड़ी है, अभी नया जमाना है, OTT एक चीज होती है, वहां पे वेब सीरीज आती है। तो उसमें एक वेब सीरीज आई कंधार, तो नए सिरे से उसके बारे में लोगों ने जाना, पढ़ा, ढूंढा। आप तब कैबिनेट में थे और आप प्रमुख लीडर्स में से एक थे। मुझे जितना रिकॉल होता है कि शायद उस घटना के बाद आपने वह पद भी संभाला, विदेश मंत्री वाला, तो वो भी एक किस्म की चुनौतीपूर्ण समय था। क्या रिकॉल रह जाता है? आपने बहुत शुरू में कहा कि हम कैबिनेट, देखिए कैबिनेट में बहुत तरह की कमिटियां, समितियां बनती हैं जी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है सुरक्षा मामलों की समिति। अच्छा, कैबिनेट की सुरक्षा मामलों, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें पदेन केवल 5 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, यही 5 लोग कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य होते हैं। तो अटल जी के समय में जब मैं 6 साल कैबिनेट में था जी, तो लगातार ही रहा, क्योंकि पहले वित्त मंत्री था, बाद में विदेश मंत्री बना। जी। तो अब हर तरह से मैं उसमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में था। तो कैबिनेट कमिटी वो जब हाईजैक हुआ और प्लेन को कंधार ले जाया गया, तो हम लगातार मीट करते थे, तय होती थी कि अब क्या कदम उठाया जाए। और आज बहुत से लोग ऐसे बहादुर और काबिल पैदा हो गए हैं जी, जो कहते हैं कि भारत को झुकना नहीं चाहिए था, आतंकवादियों को नहीं भेजना चाहिए था, प्लेन से कंधार छोड़ना नहीं चाहिए था। उस समय 7 रेस कोर्स के सामने, जहां प्रधानमंत्री का निवास था, 7 RCR, अब लोक कल्याण मार्ग हो गया, रोज वहां पर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, विरोध प्रदर्शन होता था कि जो लोग फंसे हैं उस विमान में उनको वापस लाओ, जिंदा वापस लाओ। और आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक दृश्य होता अगर आतंकवादियों ने उस प्लेन को उड़ा दिया होता। तो खुद उतर गए होते
और जो मुसाफिर थे भारतीय, उनके साथ प्लेन को उड़ा दिया होता तो कितना भयानक दृश्य होता। इसलिए सोच समझकर हम लोगों ने कुछ कदम उठाए। और मैं एक बात और आपसे कहूँ, वो ये है कि जब भविष्य में कोई सर्वज्ञानी बनकर बैठता है और भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उस पर जजमेंट पास करता है, तो उसको तनिक भी आइडिया नहीं होता है कि उस समय सारी परिस्थिति क्या थी, माहौल क्या था। और ये बहुत आसान है, आज बहुत हो रहा है ये काम हमारे देश में। नहीं सर, वो यहाँ तक बात आती है कि अभी ना पहलगाम में हमला हुआ, हमसे परिचित है, तो कहा जाता है कि इसमें भी उन्हीं लोगों का हाथ है जिनको कंधार में हमने छोड़ दिया। ऐसी बातें। अब कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कंधार, ये पहलगाम में जो लोग जिन्होंने आक्रमण किया उनको क्या पकड़ा हम लोगों ने? अभी तक नहीं पकड़ा। पुलवामा में जो आक्रमण हुआ था उसकी सच्चाई सामने आई नहीं, आज तक नहीं आती है ना, क्योंकि नहीं, कुछ फिल्में लोग बना करके आजकल नया दौर चल पड़ा है। अब वो नया दौर चल पड़ा, उसको छोड़िए, नया दौर करके एक फिल्म भी बनी थी लेकिन अभी जो है कि कश्मीर फाइल तो केरला फाइल, तो ये फाइल तो वो फाइल करके एक पॉलिटिकल चित्रण जो मूवीज में होता है, तो मूवीज कब से इतिहास का पार्ट बन गई, ये तो हमको बात ही नहीं समझ में आती है। इतिहास तो इतिहास ज्ञाता लिखेंगे ना जी, इतिहास फिल्म निर्माता लिखेंगे देश का। तो खैर वो बात छोड़िए, मैं ये कहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हम आज की परिस्थिति में बैठकर 20 साल 50 साल पहले क्या हुआ था, उसके विवेचन 400 साल पहले क्या हुआ था, उस पर आज हम जजमेंट पास करें आज की परिस्थिति को देखकर। और औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ, क्यों आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आज की राजनीति हमको साधनी है, इसलिए जो कुछ हम उपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक बात उसमें बताई कि तब 7RCR के सामने आम लोग आते थे, कॉमन पब्लिक आती थी और वह विरोध करती थी कि आखिर क्यों यह सरकार, क्यों ये लोग अपने उन यात्रियों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, जबकि आप किसी अन्य विषय में सोच रहे हैं। वे तो हो गया पब्लिक की पक्ष से बात। आप बता रहे हैं कि आप उन 5 कमेटी के मेंबर्स में थे जिनको शायद ये फैसला करना था, तो आपने कहा कि कई सारी मीट्स होती थी। हाँ, लगातार सुबह शाम मीटिंग होती रहती थी, हर परिस्थिति पर विचार किया जाता था। लेकिन ये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उस प्लेन में जितने मुसाफिर हैं उनको जान से हाथ से खोना पड़े, जी, उनकी जान चली जाए, ये स्वीकार नहीं करेगा। इतने लोग मारे जाएंगे तो देश स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह कदम उठाना पड़ा, मजबूरी में उठाना पड़ा। जी। अब आज बहुत सारे वीर बांकुड़े पैदा हो गए हैं जो शायद उस समय शासन में होते तो मरवा देते 200 लोगों को, क्या फर्क पड़ता है। जी, आगे बढ़ते हैं, 2009 की तरफ आते हैं। चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को हार मिली 2004 में 2004 में हार मिली और उसके बाद फिर 2009 में रिपीटिशन हुआ, फिर से मनमोहन सिंह की सरकार बनी। आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर थे। कोई राजनैतिक चूक हुई आडवाणी जी से या जो शीर्ष नेतृत्व था उस वक्त? ऐसी स्थिति, अटल जी का एक आज तक का जो उनका जिस तरह से उनके बारे में बात होती है, करिश्माई नेता के तौर पे उनको हम देखते हैं, लेकिन जब पटल पर, राजनीतिक पटल पर आते हैं, तो आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि आप शीर्षस्थ नेतृत्व में थे, आप नीतियां निर्धारित करते थे। देखिए, एक सबक जो हमने सीखा, क्योंकि हम 2004 का खुद का चुनाव यहाँ से हार गए थे हजारीबाग से जी। एक जो हमने सबक सीखा, मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण सबक है, वो ये है कि जनता के बीच में जाकर अगर कोई बड़ा बोलपना करता है, अपने अचीवमेंट्स का बखान करता है कि देखो हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया,
तो उस समय जनता में अगर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसके पेट में किसी कारणवश दर्द हो रहा है, तो कहेगा क्या बकवास कर रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ये कह रहा है कि फील गुड, सब कुछ अच्छा है, इंडिया शाइनिंग। मुझे लगता है कि वो हमको क्लेम नहीं करना चाहिए था। आप जब चुनाव में जनता के पास जाते हैं तो आप हाथ जोड़कर जाते हैं वोट मांगने के लिए, उसकी बात को सुनते हैं, उसमें कुछ कड़वी बातें भी होती हैं, उसको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने एक दफा आडवाणी जी को एक बात कही थी। अच्छा। कुछ पार्टी की कुछ लोगों की मीटिंग हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप जाते हैं या आपके जैसे नेता जाते हैं तो क्या होता है, बड़ा मंच बनता है, सुरक्षा कारणों के चलते जनता को एक घेरे से दूर रखा जाता है, और वहां पर आप मंच पर खड़े होकर अपना भाषण देते हैं, कोई आपसे सवाल नहीं पूछता है, पूछ भी नहीं सकता है, तो आप अपनी बात कह के चले आते हैं। ये एक प्रकार का अनुभव हुआ। हमारे जैसे लोगों का दूसरे प्रकार का अनुभव है। दूसरे प्रकार का अनुभव क्या है कि हम गांव देहात में जाएंगे अपने क्षेत्र में, हम भी वित्त मंत्री के नाते या बड़े नेता के नाते दूसरे केरल चले जाते हैं, तो हम भी उस तरह जनता को संबोधित करते हैं। लेकिन हम अपने क्षेत्र में जब आते हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो 10, 20, 100, 50 लोग जुटते हैं। वहां पर भाषण नहीं, वहां वार्तालाप होता है। ठीक है। और वार्तालाप में उनके सवाल को सुनना पड़ता है। क्या जवाब था आडवाणी जी का? नहीं, आडवाणी जी ने स्वीकार किया हाँ ये फर्क है। तो हमने कहा कि हमारा जो अनुभव है उनके रिएक्शन का, वो उन लोगों का अनुभव नहीं हो सकता है जो बड़े मंचों से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। जी। तो हमको ये लगा उसमें कि हम लोगों ने शायद बहुत ज्यादा आगे बढ़ के जनता के सामने दावा ठोका कि हम ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, मैं मानता हूं कि हम लोगों की जो आर्थिक नीतियां थी वो कुछ ऐसी थी कि देश हित में तो थी, लेकिन आम जनों को बहुत सारी नीति पसंद नहीं है, लोकप्रिय नहीं थी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको मिट्टी का तेल 2 रुपए में मिलता था, मुझे याद है, और उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 20 रुपया कर दिया। तो यही हजारीबाग में मुझे याद है, मैं वोट मांगने एक गांव में गया, वहां एक बूढ़ी महिला हमको मिली। उसने हमसे कहा कि तुम्ही ने बढ़ाया मिट्टी के तेल का दाम और आप वोट मांगने आए हो। तो बहुत सारी बातें थी जो देश हित में होते हुए भी चुनाव हित में नहीं थी। अब तो हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें खाली चुनाव ही सब कुछ है, सर्वोपरि होता है। ये बात तो है, इस बारे में कई बार बहुत सारी बातें होती हैं। बात के दौर में 2009 में जब आपने पद छोड़ा है, मुझे याद है कि 9 से लेकर के नहीं 2004 हाँ 4 के चुनाव में सरकार चली गई जी, तो हम यहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी की कृपा रही तो हम तुरंत सक्रिय राजनीति में काफी नहीं, हम राज्यसभा में चले गए। तो हम एमपी के एमपी बने रहे, लोकसभा से केवल यही हुआ कि राज्यसभा के सदस्य बन गए। फिर 2009 में हम यहाँ से दोबारा चुनाव लड़े, हालांकि हमारा राज्यसभा का टर्म बाकी था, तब जीते, लेकिन हम लोकसभा लड़ना चाहते थे। तो हम 2009 में लोकसभा लड़े और जीते, यहाँ से चुनाव जीते। हाँ, और फिर गए वहां पर सर अपने चुनाव जीतने के ठीक बाद, मुझे जितना याद है 22 मई आई थिंक, जब वो शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तब पार्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना यानी कि पार्टी की नीतियों को तय करना और फिर उसको छोड़ देना, तो वह काल कुछ अलग सा था, वह सामान्य काल था, कुछ नया हो रहा था 2009 में? हमको ठीक से याद नहीं है कि हमने क्यों छोड़ा, क्योंकि 2009 से 2014 तक हम लोकसभा में रहे। नेता आडवाणी जी थे जी, अटल जी तो थोड़े कम एक्टिव हो गए थे। आडवाणी जी एक्टिव थे, नेता वही थे। तो उपाध्यक्ष का पद हमने क्यों छोड़ा ये मुझे ठीक से याद नहीं। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। 2014 में तो लहर आई और लहर के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुमत वाली सरकार बनाई। आप उस अग्रणी नेताओं में से एक थे जिसने भारतीय जनता पार्टी को, देश को आगे बढ़ाने में रोल प्ले किया। तो उस दौर में आपने स्वतः
नए लोगों को मौका देने की राजनीति की तरफ अपने आप को मोड़ा, अन्यथा लगा कि नहीं अब नहीं करना चाहिए? नहीं, 2-3 कारण थे, मैं बता देता हूँ आपको स्पष्ट रूप से। जी। पहला तो ये था कि जो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है, उसको शायद इस बात का ज्ञान नहीं होगा, अगर वो राजनीति में है तब भी, वो राज्यसभा में है तब भी, क्या? कि लोकसभा का सदस्य होने का क्या मतलब होता है। लोकसभा का सदस्य होने का मतलब होता है कि आप 24/7 जनता की सेवा में है। आप दिल्ली में हो चाहे अमेरिका में हो, यहाँ से लोग फोन करते हैं, हाँ। और कहते हैं हमारी ये समस्या है। यहाँ तक बात चली जाती है कि अगर लोग जा रहे हैं सड़क पर मोटरसाइकिल से और लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया, तो वहां से फोन करेगा कि देखिए हमको पुलिस ने पकड़ लिया है, आप छुड़वाइए, क्योंकि आप उनके क्षेत्र के नेता हैं, हम उनके क्षेत्र के सांसद हैं। तो इतना परिश्रम करना पड़ता है यहाँ पर लोकसभा के सदस्य के नाते, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के सचमुच सेवा करना चाहते हैं तब, कि हमको ये लगा 2014 में कि अब हमसे ये पार नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने, यहाँ लोकल डायलेक्ट में कहते हैं नहीं सकेंगे, हम नहीं सकेंगे, पार नहीं पाएंगे। जी। तो हमने तय किया कि अब हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सक्रिय राजनीति से एक तरह से अपने को हम अलग कर लेंगे। देश की समस्याएं अगर होंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक हमारा उस समय हमारे मन में विचार आया। और दूसरा, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जो नेतृत्व 2014 में आ रहा था, उसके बारे में मेरे मन में उसी समय शंका थी कि इनके साथ हम नहीं चल पाएंगे। आत्मसम्मान अड़े आ रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता था क्या होगा भविष्य में, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमारे लिए चलना संभव नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अपने को अलग कर लिया। ठीक है, पर आप पार्टी में बने रहे? हाँ, पार्टी में बने रहे। पार्टी तो हमने 2018 4 साल के बाद छोड़ा। आपसे लोग सवाल पूछते थे कि आप झारखंड के सीएम बनने जा रहे हैं क्या? हाँ, वही पूछते थे और मैं उनको यही जवाब देता था कि वो पूछना है कलेक्टर से कि दरोगा बनोगे क्या। ओके। अरे, हम जब वित्त मंत्री थे तो हमारे पास मुख्यमंत्री आते थे, हाँ, अपनी मांग को लेकर के। हाँ, और देश का हर मुख्यमंत्री मेरे पास आता था जी। तो हम काहे के लिए मुख्यमंत्री बनने जाए। लेकिन उस समय कुछ लोग चलाए हुए थे कि हम मरे जा रहे हैं झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी। ओके। बाद के दिनों में फिर आपने राष्ट्रपति बनने की दावेदारी ठोकी, क्योंकि जितने विपक्षी दल थे उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप हम लोगों की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन जाइए। और मैंने सोचा कि जीतने की संभावना तो नहीं है, लेकिन एक अंतिम लड़ाई लड़ लेते हैं अपने जीवन का। तो मैं राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो गया। और यहाँ पर तो उसकी इज्जत उतनी नहीं होती है कि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में आप उम्मीदवार थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ इतनी सी बात थी या कुछ मन में मलाल थे, या जो आपने कहा कि मुझे इस नेतृत्व पर शंका था, तो आप दिखाना चाहते थे कि नहीं, मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है? नहीं, क्षमता हमारे अंदर लड़ने की है। और सब लोग इस बात को, जो मेरे को जानते हैं जरा भी, वो इस बात को जानते हैं कि लड़ने की क्षमता है। तो वो उसमें हमको कुछ प्रूव नहीं करना था। आपने दुमका वाली घटना का बाद में प्रूव किया था? नहीं, दुमका वाली घटना तो एक घटना थी मेरी जिंदगी का। जी। मैं आपको बताऊं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ। वो मुझे राज्य मंत्री बना रहे थे अपने कैबिनेट में। तीसरा मोर्चा की जब सरकार थी 89 में, 89 में। मैंने आईएएस की नौकरी ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव के पद से छोड़ा था जी 4 साल पहले। अब वो मुझको राज्य मंत्री बना रहे थे, मैं नहीं बना। राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया कि मैं राज्य मंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे जितने समकक्ष थे
पार्टी में, उनको तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं। बल्कि हमसे वीपी सिंह बात किया करते थे कि किसको कैबिनेट का दर्जा दें, और हम ही को राज्य मंत्री बना रहे थे, तो हम नहीं बने। अब फिर उनकी सरकार में ज्वाइन ही नहीं किया। आपका व्यवहार में रहा है कि अगर फिर जमता वही नहीं बात है तो आती है, हाँ जमता नहीं है, सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब आपने छोड़ी, तब जो उस वक्त का शीर्ष नेतृत्व था, उनकी तरफ से कोई बात आपको कि आप सम्मानित पद पे रहे हैं हमारे साथ और नहीं जाना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। संघ की तरफ से एक दो लोग आए थे जो जानना चाहते थे कारण। मैंने उनको जब कारण बताया तो वो सुन के चले गए संतुष्ट होकर। शीर्ष नेतृत्व ने और कोई बात नहीं की। अब सर यहाँ से आगे हम क्या देखें यशवंत सिन्हा में? आपने कहा कि आखिरी लड़ाई मैंने लड़ ली है, लेकिन आपकी बातों से आखिरी लड़ाई तो नहीं नजर आती। नहीं, मैं तो मैं भूत हूँ अब। भूतकाल हूँ। एक बड़ा लंबा मेरा इतिहास है, लेकिन इतिहास है, और अब मन में कोई इच्छा नहीं है। ये मैंने तय किया कि जो देश के मुद्दे हैं उन पर बोलूंगा। ओके। तो आज भी देश के मुद्दे होते हैं तो उस पर बोलता हूँ। और अब ज़्यादा आसान हो गया है ना, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मीडियम। हाँ, अभी आप आए उसके ठीक पहले एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छा, जिनका देखने वालों की संख्या लाखों में जाती है। हाँ। उन्हीं से हमारी बातचीत हो रही थी। ट्रम्प के टैरिफ के ऊपर क्या अच्छा। होगा, ये क्या होगा, ब्रिक्स में क्या हुआ, सब हम्म। बातें पूछ रहे थे। तो इन सब चीज़ों में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, ओके। और मौका मिलता है तो बोलता हूँ। आपका जम्मू कश्मीर से बड़ा लगाव है? बहुत लगाव। आप जाते रहते हैं अभी भी? अभी तो नहीं गए इधर कुछ दिनों से, लेकिन एक ज़माना था जबकि बहुत हालत खराब थी 2016 में। तो उस समय से एक ग्रुप के साथ हमने कश्मीर जाना शुरू किया, और मुख्य उद्देश्य उसका ये था कि कश्मीर की जनता को हम ये बता पाए कि भारत आपके बारे में, भारत के लोग आपके बारे में चिंता करते हैं। सरकार चिंता करे या ना करे, या उस तरह की चिंता करे जिस तरह आप चाहते हैं वो ना करे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं। और वो था एक ऐसा दौर जबकि हम लोग जब जाते थे कश्मीर में तो लोग समझते थे कि किसी दूसरे देश से आए। बहुत कम लोगों को आइडिया है कि उस समय कश्मीर के अंदर जन भावना क्या थी। और जिम्मेदार कौन है सर? नेहरू को लोग बताते हैं। नहीं, अब नेहरू को तो हर चीज में बताते हैं कि नेहरू जिम्मेदार थे। इतिहास जो लोग जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि अगर कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत का अंग बना तो नेहरू के चलते बना। कोई भी उस समय का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है उस समय का, आज जो लोग लिख रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जाकर वीपी मेनन का नाम सुना है आपने? जी हाँ। वीपी मेनन ने जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स नाम की किताब लिखी है, वो उस समय की किताब है। उसको आप जाकर पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है जम्मू कश्मीर के बारे में, हैदराबाद के बारे में, और राज्यों के बारे में जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो अगर आप उस समय पढ़ेंगे तो कोई शक आपके मन में पैदा नहीं होगा कि अगर आज के दिन जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है तो उसके लिए पंडित नेहरू को श्रेय जाना चाहिए। जी। हालिया माउंटबैटन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, जी। अभी बात को मैं कहूं कि ना कहूं, लेकिन माउंटबैटन गए थे लाहौर शुरुआत के दिनों में, और वहां पर जाकर जिन्ना से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरदार पटेल से बात हुई है, आप जम्मू और कश्मीर ले भी लोगों तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैदराबाद लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हैदराबाद भारत में रहना चाहिए। आप जानते हैं उस समय
हैदराबाद के निजाम जो है जी, वो भी स्वतंत्र होने की बात सोच रहे थे। बात रख रहे थे। तो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, और सरकार के उच्चस्थ पदों पर बैठे लोग जो हैं वो इतिहास को कभी कभी इतने तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बिना कोई जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं, बिना जानकारी के। या कि जानकारी होती है लेकिन वैसा बोलना पड़ता है। नहीं, काहे के लिए बोलना पड़ता है? मैंने आपने नेहरू की बात उठाई जी, तो हर चीज में नेहरू की शिकायत करना, हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराना, आज क्या मतलब है उसका? नेहरू का डेथ 1964 में हुआ, 1964 से हम 2025 में आज के दिन है, 36 साल उधर, 25 साल इधर, 25 साल इधर, और आज हम नेहरू का रोना लेके बैठे हुए हैं। जी, नेहरू ने, मैं नेहरू की पार्टी में कभी नहीं गया, लेकिन नेहरू ने प्रधानमंत्री के नाते इस देश के लिए जो काम किया है उसको क्या ये देश भुला देगा? लेकिन कुछ भी कहते हैं लोग। बड़ी आबादी है सर देश में जो दोषी मानती है नेहरू को तमाम कामों के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर को शीर्ष पर रखा जाता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, महात्मा गांधी को जिम्मेदार, आप महात्मा गांधी को जिम्मेदार, आप नेहरू को जिम्मेदार, औरंगजेब को जिम्मेदार, अपने को छोड़कर बाकी सब लोगों को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूं ना, 2016 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? मोदी जी थे ना जी। जब 2016 में हम कश्मीर जाना शुरू किए, और वहां पर इतना छाती पर हम लोग सहते थे, वो जो वार आता था लोगों का, जो शब्दों का बौछार आता था, जो समझते थे कि हम दूसरे देश से आए हैं और भारत का कब्जा है कश्मीर के ऊपर, उनको समझाने में कितना परिश्रम करना पड़ता था, ये कोई जानता है? तो छोड़िए उन बातों को। अब की स्थिति बेहतर है कश्मीर में? अभी बेहतर है, लेकिन वहां पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी भी। जी। अभी आप भविष्य में भी वहां जाने वाले हैं? नहीं, हम जाएंगे। अभी तो एक चर्चा चल रही थी कि एक बार चला जाए, देखते हैं क्या बनता है। अब वहां पर तो खैर ये भी एक अजीब बात हुई ना कि यूनियन टेरिटरी को राज्य बनते देखा है, राज्य को यूनियन टेरिटरी बनते नहीं देखा। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक राज्य है जम्मू और कश्मीर जी, उसको विघटित करके 3 हिस्से आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को। और वहां पर एक मुख्यमंत्री है, चुना हुआ मुख्यमंत्री, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है। उस बेचारे को जी, मीटिंग जब होती है तो उस बेचारे को कहा जाता है कि अब तुम बाहर जाओ, अब हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विचार करेंगे। ये कोई कौन सी व्यवस्था है भाई? तो बहुत कुछ हो रहा है जो कि क्या एक आखिरी सवाल की तरफ चलूंगा। मैंने ढेर सारा समय हर तरीके की बातों पे लिया है। आप कुछ उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद होते देखा, जिन्होंने भारत के कठिनाई भरे दिन देखे, जिन्होंने भारत के बेहतर होते चित्र मानचित्र को देखा। यशवंत सिन्हा अब भारत को कैसा देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूं कि भारत में प्रजातंत्र अक्षुण्ण बना रहे, प्रजातंत्र के ऊपर कोई आघात नहीं हो, प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र को मजबूती देती हैं, वो संस्थाएं मजबूत बनी रहें स्वयं। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव कराता है इस देश में, उसका वो रवैया नहीं होना चाहिए जो अभी बिहार में देखने को मिल रहा है। आप वोटर्स आइडेंटिफाई करने वाली बात का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है जी, आप मानते हैं कि ये ठीक नहीं? बिल्कुल ही गलत है, और ये एक बार फिर साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है, और सरकार का एक ही उद्देश्य है कि देश चूल्हे भाड़ में जाए, हमको चुनाव जीतते रहना चाहिए। बिहार की कठिन लड़ाई है,
और इसीलिए ये सारा कुछ कारनामा किया जा रहा है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे मन में आज ये है कि देश में प्रजातंत्र जीवित रहे, बंधकशून्य रहे, तरक्की करे देश, और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देश की जनता को, उसको देने के लिए देश की जनता तैयार है। देश की जनता अगर सो जाएगी तो हम प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, मैं चाहता हूं कि देश तेजी से आर्थिक उन्नति करे, क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि विश्व में देश का मान सम्मान हो। देश जैसे अलग थलग पड़ गया अभी, जो भारत पाकिस्तान के साथ झड़प जो तनाव। पाकिस्तान, उसमें टोटली हम अलग थलग, एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह की आकांक्षाएं, इच्छाएं आज भी हमारे दिल में है, लेकिन वो सब कुछ देश के लिए है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अब कोई आकांक्षा नहीं बची। तो सिर्फ शुक्रिया कहना ठीक नहीं होगा सर। एक सारगर्भित और बड़ी मतलब उद्वेलित करने वाली और हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा आपके साथ इतने समय तक बैठ करके आपकी बातों को सुनना, और हमारे जीवन में इन सब बातों की एक छाप रहेगी। इस भरोसे और इस विश्वास के साथ आपसे अनुमति लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सर, आप आए, इतनी देर बातचीत हुई, अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।